Hello students, I am Rahul Datto and today we are going to take up a topic from class 9 science. Let's see what the topic we are going to take up today. We are going to take up chapter 4, that is structure of the atom. Let's start. So start with the first question of the exercise, that is compare the properties of electron, proton and neutron. इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन और सब लोग इसका सही आंसर लिखने वाले हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे. इसमें हम लोग एक कॉलम ऐड करेंगे जो है कंपेयरिंग सब्जेक्ट. इससे हमारा आंसर भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और हमें लिखना भी कम पड़ेगा. तो हमारा फर्स्ट कंपेयरिंग सब्जेक्ट है पोजीशन. तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर. तो सेकेंड पॉइंट है चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वो न्यूट्रल है. यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज. तो अगर आप लोगों को याद हो तभी आप लोग ऐड करें, या फिर मैं बता देता हूँ. वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड प्रोटॉन का चार्ज है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर याद हो तभी ऐड कीजिए, मगर कोई ज़रूरत नहीं. तो थर्ड पॉइंट है मास. तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है जो नेग्लिजिबल है. प्रोटॉन इट्स 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इट इज़ 1839 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया उनका मास का रेशियो. तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है जो बहुत ही ईजी है. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉम्सन्स मॉडल ऑफ द एटम. तो इसके लिए हमें जे थॉम्सन्स का मॉडल जानना पड़ेगा कि उन्होंने क्या प्रपोज किया था. तो उन्होंने ये कहा था कि एक एटम वो है स्फेरिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल जो प्रपोज किया था जे थॉम्सन ने. तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है जिसके अंदर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूम रहे हैं और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो इसके चारों ओर है और इसके चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर रहा है. तो ये था जे थॉम्सन का मॉडल. लेकिन हम लोगों को तो पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जो उसके चार्ज को बैलेंस करता है. तो ये थी उनकी लिमिटेशंस. आइए आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन्स प्लम पुडिंग मॉडल an atom is to be a spherical body in which electrons are unevenly distributed in a sphere having positive charge which balance the electrons charge. However, it was later found that the positively charged particles reside at the center of the atom called the nucleus and the electrons revolve around the nucleus. तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. तो इसको जानने के लिए हम लोगों को मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थोड़ा सा जानना पड़ेगा. तो क्या था वो थ्योरी. उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज स्पीसीज एक्सीलरेशन में है तो वो अपना एनर्जी रेडिएट करता है. तो हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज, और ये भी तो उसी की तरह एनर्जी रेडिएट करेगा. अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है तो उसके एनर्जी तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे गिर के न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा, जैसे कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. एटम तो बहुत स्टेबल होता है. तो यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल डज नॉट वर्क. और एक पॉइंट है, रदरफोर्ड ने कहा तो था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो कैसे घूमते हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया. तो ये थे उनका और एक लिमिटेशंस. आइए देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. Rutherford did not give any information about how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons. Therefore, it was concluded that either the Rutherford's atomic model was wrong or the electromagnetic theory was inadequate in this case.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो सर नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जो लिमिटेशंस है उनको हटा दिया था और उसके बाद एक नया मॉडल प्रपोज किया था। तो उन्होंने उसमें कहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं घूमते हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तभी वो लोग एनर्जी रेडिएट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसका एक और डीप एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। Niels Bohr, in his Bohr's model of the atom, proposed following postulates regarding of the model of the atom. First point, only certain orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Second point, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. These discrete orbits or shells are shown in the following diagram. ये है वो डायग्राम। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल है। तो ये सब क्या है, आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर n इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के, यानी ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो ग्रीन कलर में है वो फर्स्ट ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसको के शेल कहते हैं। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 2 इट इज़ एल शेल, फॉर n इक्वल्स टू 3 इट इज़ एम शेल, and for n equals to 4 it is n shell. These orbits or shells are also called energy levels. तो ये हो गया नील्स बोर का मॉडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर ऑल द प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ द एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इसके बारे में हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ाई कर ली थी, आइए देख लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल, इसमें क्या कहते हैं, an atom is to be a spherical body in which electrons are unevenly distributed in a sphere having positive charge which balance the electrons charge। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब रदरफोर्ड क्या कहते हैं, in Rutherford's model he said that first point, in atom the mass and positive charge centrally located in extremely small region called nucleus, and second point, the electron revolve around the nucleus in well defined orbits. A Bohr's model. First point, there are only certain orbits known as discrete orbits inside the atom in which electrons revolve around the nucleus. Second point, electrons do not radiate energy while revolving. तो ये हो गया उनका कंपैरिजन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 6। वो है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements। तो इसके लिए हम लोगों को 3 पॉइंट जानना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक शेल में हाईएस्ट 2n² नंबर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जहाँ पर n है उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर। सोचिए अगर हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इस फॉर्मूला के साथ 2n² इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, n के जगह 1 बैठा देते हैं। तो 2 × 1² इक्वल्स टू 2, मतलब कि पहले ऑर्बिट में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वैसे ही अगर हम लोग बोल दें कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो अब फिर से हमें 2n² की जगह 2n² में n की जगह 3 बैठाना पड़ेगा। तो वो हो गया 2 × 3² इक्वल्स टू 18, यानी थर्ड शेल में हाईएस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब अगर एक एटम का लास्ट शेल होता है तो उसमें हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम ज़रूर रह सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग एक एटम को फुल कर रहे हैं तो
पहले वाले शेल को फिलअप ना करके हम लोग आखिरी वाले शेल की तरफ नहीं जा सकते। यानी अगर फर्स्ट शेल में हम लोग अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डाले तो हम लोग दूसरे शेल में कोई इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते। तो आइए देख लेते हैं आंसर। The rules for writing of the distribution of electrons in various shells for the first 18 elements are given below. First point, the maximum number of electrons that a shell can accommodate is given by the formula 2n square, where n is the principal quantum number or orbit number. Bracket में n equals to 1, 2, 3, etc. The maximum number of electrons present in an orbit of n equal to 1 given by 2n square equals 2 into 1 square equals to 2. Similarly, for second orbit, it is 2n square equals to 2 into 2 square equals to 8. For third orbit, it is 2n square equals to 2 into 3 square equals to 18, and so on. Second point is the outermost and orbit can be accommodated by a maximum number of 8 electrons. Third point is shells filled with electrons in a stepwise manner. That is, the outer shell is not occupied with electrons unless the inner shells are completely different filled with electrons. Thank you.